Good morning, everyone. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. What an amazing and great day today is. Why? Because आज ना मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाला हूँ which is very close to your heart, which is very close to your business, and you really are looking for this topic. Account receivable system. Yes. तो काफी टाइम से सभी मुझसे बात कर रहे थे कि जगमोहन मतलब अकाउंट रिसीवेबल को तुम डिटेल में कब टच करने वाले हो, कब बात करने वाले हो स्टेप बाय स्टेप वो सिस्टम के बारे में. आई सेड वेट, कलेक्शन इंजन मैंने आपसे बात की है ना. अब कलेक्शन इंजन के आगे का जो मेन पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है दैट इज द अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम. आज उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं. सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज टॉपिक एंड आर यू रेडी? पहले तो मैं इफ यू आर रेडी देन प्लीज टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. और उससे पहले ना मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूं, लाइव 5 AM आप मेरे साथ में हो. That is something really great, amazing. You are such an enlightened soul. जब आप इस important aspect of your life, देखो क्या होता है कि हम ना स्पिरिचुअली पूरी तरीके से उस ऊपर वाले भगवान की बनाई हुई दुनिया से कैसे कनेक्टेड हैं, इस तरह से क्योंकि जो आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस के थ्रू कितनी ही एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर रहे हो, कितने ही परिवारों की जिंदगियों में खुशियां आप लेकर आ रहे हो. ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है. और जो मैकेनिज्म, जो व्हीकल, जो रास्ता आपने चूज किया है वो आपका बिजनेस है. और उस बिजनेस की मास्टरी के लिए, उस बिजनेस के अंदर कैश फ्लो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए द वे यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द 5 AM कैश फ्लो मास्टरी is really acknowledgeable. You are awesome champion and the great participant. So let us start. Let us start the topic for the day. Right. देखो ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है, मैं क्या बात करता हूं, हाउ टू फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ. देखो यहां पर वर्ड क्या है, एंड लाइफ. आपकी बिजनेस के अंदर और लाइफ के अंदर, बिजनेस सेपरेट एंटिटी है, लाइफ सेपरेट एंटिटी है. तो बिजनेस आपका कैश जनरेटिंग इंजन है जहां से आप रियल वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हो, वैल्यू ऐड कर रहे हो लोगों की लाइफ में. और इन एक्सचेंज ऑफ दैट यू आर गेटिंग मनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, जो कि कैश फ्लो की फॉर्म में आपकी लाइफ के अंदर आगे भी फ्लो करती है. कंसिस्टेंटली यानी कि ऑटोमेशन के द्वारा एक इस तरीके से आपने सिस्टम सेट किया अपनी लाइफ का कि वो कंसिस्टेंट है. द वे जैसे हम कहते हैं ना, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, उसी तरीके से कंसिस्टेंटली ऑटोमेशन के द्वारा जो आप सिस्टम सेट कर रहे हो थ्रू कैश फ्लो मास्टरी. तो मैं आपको मिलेनियर और बिलियनियर बिजनेस ओनर जो बिजनेस कर रहे हैं और कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका डिजाइन मैं आपको हर बार बताता हूं, देता हूं. और उसके अराउंड मास्टरी हम कर रहे हैं ताकि आपको अपनी लाइफ में ट्रायल और एरर के अंदर इन्वेस्ट ना करनी पड़े. आ जाओ, तो हम चलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम के ऊपर. अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम का मतलब क्या है, क्यों मैंने ये वाला टॉपिक चूज किया? डिजाइन देखो, पहले डिजाइन देखो. अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम कुछ इस तरीके से मैं आपकी लाइफ के अंदर राइट नाउ बिजनेस में प्रेजेंट करने वाला हूं. बिजनेस के लिए अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम, जहां पर हम बात करेंगे कि जब हम इनवॉइस करते हैं ना कस्टमर को, इनवॉइस किस बात पे करेंगे, यानी कि सेल का बिल रेज करते हैं उसको किस बात के लिए, फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर. अब उसके बदले में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली वैल्यू वी आर एक्सपेक्टिंग. द पॉइंट हियर इज कि अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम हमारी कंपनी में किस तरह से वर्क करे, क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, एक एक करके ना उसको इंस्टॉल करना शुरू करते हैं. आप क्या करोगे इस लाइव सेशन के अंदर आप ना एनीथिंग कमिंग इन योर माइंड, कुछ भी आ रहा है आपके माइंड में, तो आप चैट बॉक्स के अंदर आस्क योर क्वेश्चन, शेयर योर फीलिंग, शेयर योर एक्सपीरियंस, व्हाटएवर इज कमिंग इन योर माइंड.
क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल की अब हम डीप डाइव करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम बिल्टअप किस तरीके से होता है, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टू द आउटसाइड वर्ल्ड, उसका राइट टाइम पे सही तरीके से वो कलेक्शन मेरी कंपनी में आ जाती है। उसमें कोई गैप्स तो नहीं? क्यों, गैप्स किस तरह के होते हैं? गैप्स इस तरह के होते हैं कि पार्टी कहती है बिल ही नहीं मिला। जब हम पेमेंट करते हैं की बारी आती है, मान लीजिए 30 डेज की पेमेंट टर्म है किसी की, अब उसको 31st डे आपने कॉल कर दिया कि भाई आपकी कलेक्शन नहीं आई, पैसे नहीं आए। ओ सर, वो तो इनवॉइस नहीं मिला। ऐसा कैसे हो गया? उसको इनवॉइस क्यों नहीं मिला? जेन्युइनली मिला। तो इनवॉइस भेजा कैसे था? आपने ईमेल से भेजा था कि फिजिकल हार्ड कॉपी कोरियर की थी, कि जब आपने गुड्स डिस्पैच की थी उसके साथ में इनवॉइस गया था, और वो उसने रिसीव कर लिया था, आपके पास उसकी रिसीविंग है। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो आपने इनवॉइस भेजा था वो एक्चुअली उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर कर गया हो, और वो उसके अकाउंट पेबल सिस्टम का पार्ट बन गया हो, उसने जेन्युइनली आपको पेमेंट देनी ही हो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आपके बिजनेस के अंदर वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। कलेक्शन आएगी? नहीं आएगी। तो ऐसा हम क्या मैकेनिज्म फॉलो करें? मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और क्या देखा है, वो कहते हैं आपका इनवॉइस ठीक नहीं है। इनवॉइस ही ठीक नहीं है। भाई कलेक्शन तो, पेमेंट तो इनवॉइस के बेसिस पे आएगी ना। वो कहते हैं इनवॉइस ही ठीक नहीं है। जो हमारी बातचीत हुई थी, जो हमारी टर्म्स हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली आपने ज्यादा रेट चार्ज कर दिया। जो परचेज ऑर्डर है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली मैच ही नहीं करती इसकी क्वांटिटी या उसकी वैल्यू, यानी कि रेट उसका उससे मैच नहीं करता। और नहीं तो क्या होता है अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम के अंदर, वो कहते हैं कि आपने जीएसटी नंबर ठीक नहीं डाला, गलत कंपनी के नाम पर इनवॉइसिंग कर दी है, अब दोबारा से इनवॉइस बनाकर हमें भेजो। इसके अंदर जीएसटी का रेट ठीक नहीं लगाया, इसके अंदर जीएसटी के अंदर आपने उसका एचएसएन कोड सही तरीके से मेंशन नहीं किया। ये भगवान ना जाने क्या 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 चीजें जो है वो अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम के अंदर इंपैक्ट करती हैं। अभी आगे की परेशानियां तो मैं लेके आने वाला हूं। राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं दे टेल वंस पेमेंट इज ड्यू। हाँ, ये देखो राजेंद्र शुक्ला जी, थैंक यू, कितनी बड़ी आपने बात बोली। ये सारी की सारी बातें, कमियां, गलतियां कब पता लगती हैं? इनवॉइस नहीं मिला, बिल ठीक नहीं है, टीडीएस का एस्पेक्ट काटे कि नहीं काटे, क्या हो गया, आपका तो कोई प्रॉब्लम चल रही है, व्हाटएवर। जब बिल ड्यू हो चुका होता है, 30 डेज की पेमेंट टर्म है, 31st डे के अंदर ये सारी बातें पता लगती हैं। अब हमारी मशीनरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक कराओ, ओके कराओ, कैसे कराओ, वैसे कराओ। तो डू यू रियली थिंक सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि जहां पर हम फायर फाइटिंग में लगे रहे? अब वहां से कलेक्शन आई नहीं, और उसका कोरस्पॉन्डिंगली इंपैक्ट क्या हो रहा है? हम हर किसी वेंडर को प्रोमिस कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? पेमेंट आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है पेमेंट। जैसे ही पेमेंट आएगी हम आपको पेमेंट कर देंगे। बुधवार तक तो पक्का है जी, बुधवार को आती नहीं पेमेंट, उसका थर्सडे को फोन आता है जिसने हमसे पैसे लेने हैं, कहते आप तो कह रहे थे बुधवार तक पेमेंट आ जाएगी और आप हमें कर देंगे, लेकिन आई नहीं। तो हम वहां पर एक दबाव की स्थिति के अंदर आते हैं, फिर हमें गुस्सा आता है। फिर या तो हम कस्टमर के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, कस्टमर पे नहीं निकाल पाते तो फिर अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऊपर ही निकाल देते हैं, क्या करते हो, कैसे करते हो, इतने पैसे मैं खर्च करता हूँ, इतना डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। आहा, तो ये जो अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम है ना, ये इस तरीके से नहीं काम करता कि बस आपने काम करने के ऊपर फोकस किया और काम कर दिया और बाद में पेपर वर्क किया ही नहीं। कुछ कहते हैं कि देखो जी हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते पेपर वर्क के ऊपर, सामने वाले को वैल्यू मिल गई है ना, अगर वो शरीफ होगा तो अपने आप पैसे दे देगा। देखो ये छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर तो चल जाता है, जहां पर आप सर्विस प्रोवाइडर हो या बड़ी लिमिटेड सिलेक्टेड सर्विसेज प्रोवाइडेड कर रहे हो, क्योंकि वहां पर आपको दिमाग में भी याद रहता है, आते जाते मिलते जब भी उससे नेक्स्ट टाइम बात होती है तो वो लमसम आपको चेक कैश पकड़ा देता है और जिंदगी चलती चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्केलेबल बिजनेस की बात करूं, बिजनेस को बढ़ाने की बात करूं, तो एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होना चाहिए जो कि होल परफेक्ट और कंप्लीट है। तो हम एक एक करके एक एक लेयर ओपन करते हैं।
आ जाओ। तो वह कैसा सिस्टम हो? सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, हम कह रहे हैं कस्टमर मास्टर फाइल। आप नोट कर लो, कस्टमर मास्टर फाइल, जिसको हम मास्टर डाटा भी कह देते हैं। देखो, कस्टमर मास्टर फाइल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए, इसके अराउंड ही ना आपके बिजनेस की सक्सेस छुपी हुई है, अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम की सक्सेस के अंदर। ये वाला काम कर लिया ना आपने, 90%, कितनी, 90, 90% सक्सेस तो वैसे ही मिल जानी है अगर हमने कस्टमर मास्टर फाइल मेंटेन कर ली। अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम की सक्सेस के लिए क्या करना है? जब भी हम कोई नया कस्टमर बनाते हैं तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना है अपनी कंपनी के अंदर, कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के द्वारा। गूगल फॉर्म बना लो, मैन्युअली फॉर्म बना लो, कोई फिजिकली फाइल बनानी फिजिकली बना लो, सॉफ्ट बनानी सॉफ्ट बना लो, जो मर्जी करो। बट एट द एंड ऑफ द डे ये इंफॉर्मेशन आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी आएगी। टैली, बिजी, बान, ओरेकल, सैप, नेविजन, विच एवर द सॉफ्टवेयर यू यूजिंग, तो उस कस्टमर का जो मास्टर डेटाबेस बनता है आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके अंदर एक एक आइटम आपने कंप्लीट करनी है। नॉट ओनली उसका नाम, एड्रेस, उसका ईमेल और मोबाइल नंबर, वो तो चाहिए ही चाहिए उससे कांटेक्ट करने के लिए, उसका पैन और टैन तो, और जीएसटी नंबर तो चाहिए ही चाहिए। उसके जीएसटी के नंबर की स्कैन कॉपी भी लगा दो अपने मास्टर डेटाबेस के अंदर। वो तो बेसिक है, रोटी कपड़ा मकान दाल के बराबर है, वो चीजें तो करनी करनी है। आप इसकी साइंस पीछे समझो कि जब हम उसकी मास्टर फाइल बना रहे हैं ना, तो उसमें हम मेंशन कर रहे हैं कि इसकी पेमेंट टर्म्स क्या है। जब हमने नई पार्टी डेवलप की तो आइडियली किसी कस्टमर के साथ में आपकी पेमेंट टर्म क्या होनी चाहिए? आइडियली, बिल्कुल आइडियली, एडवांस। यू आर राइट, आइडली पेमेंट टर्म तो एडवांस होनी चाहिए। अगर एडवांस नहीं है तो 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, जो भी टर्म्स आपने डिसाइड की हैं उसके साथ में, तो मिनिमम की तरफ लेके जाओ। जो भी किए हैं उसको आप मास्टर डेटाबेस के अंदर मेंशन करो, और उसके पीछे उसका रीजन लिखो कि भाई ये पेमेंट टर्म का बेसिस क्या है। बेसिस क्या है वो अपनी नरेशन लिख लेना, ताकि फ्यूचर में जब उससे पेमेंट टर्म नेगोशिएट करोगे तो वो रेफरेंस बड़ी काम आएगी। तो अगर आपने नया कस्टमर डेवलप किया, सारी दुनिया उसको 60 दिन में दे रही है, आपने भी जो रेट कोट किए वो सामने कहता है देखो जी हमारी तो पेमेंट टर्म 60 दिन की है, तो आप में ऐसी कौन सी यूनिक बात है कि आप हमसे पेमेंट टर्म कम की डिमांड कर रहे हो, हम तो इतने में पेमेंट देते हैं। ठीक है जी, लिखा, तो ब्रैकेट में लिखा आपने अपने नोट्स के अंदर कि ये हमारा एंट्री लेवल का क्लाइंट था, और इसमें इस समय ड्यूरेशन के बाद, मे बी 3 महीने के बाद, ये भी 6 महीने के बाद, या हो सकता है उसका कोई वेंडर रेटिंग सिस्टम हो, या आपका कोई वेंडर रेटिंग सिस्टम हो जिसके द्वारा आपने बेटर रेटिंग अचीव कर ली। तो जब उससे नेगोशिएट करोगे तो या तो रेट उससे कम, मतलब रेट रेट बढ़वाओगे, सेल कर रहे हो ना, रेट बढ़वाओगे, या उससे पेमेंट टर्म को कम करवाओगे। दोनों के अंदर बिजनेस प्रॉफिट की एडवांटेजेस हैं। पेमेंट टर्म क्या है वो हमने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन करनी है, मास्टर फाइल मेंशन करनी है, और उसकी लिमिट भी डिफाइन करके चलो। लिमिट क्यों डिफाइन करनी है? कि ये हमने कस्टमर तो बना लिया, अब इस कस्टमर को अगर मैं उधारी दे रहा हूं 1 महीने की, 2 महीने की, तो मैं इसको उधारी क्रेडिट कितने अमाउंट तक का दे सकता हूं? मैंने देखा है पैसे आ ही नहीं रहे कस्टमर के साथ में, हम उनको फिर सेल किए चले जा रहे हैं। क्या हुआ? उससे हमें 5 लाख रुपए रिसीव करने थे, करेक्शन चल रही है, फोन की बातचीत चल रही है, भाई साहब द पेमेंट इज ड्यू फ्रॉम यू, बट अमाउंट इज नॉट कमिंग। अमाउंट इज नॉट कमिंग, देन व्हाट टू डू? नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन, एंड देन सेल्स टीम ने अपना टारगेट अचीव करने के लिए क्या किया? उसको 3 लाख का और माल सप्लाई कर दिया। पहले 5 लाख नहीं आ रहे थे, अब 8 लाख नहीं आ रहे उससे। अगला महीना फिर आ गया, सेल्स टीम ने अपना टारगेट अचीव करने के लिए उसको फोन किया, हाँ जी भाई साहब आपको मटेरियल चाहिए? कहता हाँ जी चाहिए। 2 लाख रुपए का और माल भेज दिया। 5 लाख का आउटस्टैंडिंग पहले था, नहीं आ रहे पैसे, 3 लाख का और दे दिया, 8 लाख नहीं आ रहे। अब 2 लाख रुपए की और सप्लाई कर दी है, 10 लाख रुपए नहीं आ रहे। फिर हमारी एजिंग रिपोर्ट बनती जाती है, हम कहते हैं हमें कस्टमर नहीं पेमेंट नहीं दे रहे। अरे भाई जब कस्टमर को पेमेंट आपको दे ही नहीं रहा था तो उसको और क्यों मटेरियल सप्लाई करते चले जा रहे हो? जो आप उसको मटेरियल और सप्लाई कर देते हो ना, उसमें ना केवल आपका प्रॉफिट गया, भाई 1 लाख की सेल के ऊपर अगर आपका 20% जीपी मार्जिन है तो प्रॉफिट तो 20,000 रुपए का ही था।
20,000 रुपए का प्रॉफिट था, आपने मटेरियल 1 लाख रुपए का सप्लाई कर दिया, यानी कि 80,000 रुपए तो और, यानी कि और अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। और क्यों? किसी से माल परचेज किया, पूरी मेहनत की, लेबर लगाई, इलेक्ट्रिसिटी लगाई, सारा खर्चा किया, मैनेज किया, तो आपने 1 लाख रुपए का माल उसको और सप्लाई कर दिया, तो यानी कि 20,000 तो प्रॉफिट गया ही गया, 80,000 रुपए का और लॉस अपने सर पे ले लिया आपने, जिसके लिए वेंडर पेमेंट मांग रहे हैं, लेबर की सैलरी देने के पैसे नहीं है, और हम तनातन उसको माल सप्लाई करते चले जा रहे हैं। और हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये नजर आ रहा है कि वाह, प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो है, अच्छा प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, अरे किताबों में तो प्रॉफिट आ रहा है, सेल अच्छी हो गई, चलो बैंक वाले खुश हो जाएंगे कि टर्नओवर बड़ी अच्छी हो गई है। मैं अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, ये एक विशियस सर्कल के अंदर हम फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। उसको पंजाबी में कहता है थल्ले लगना। थल्ले लगने का मतलब ये होता है कि नाउ 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 वी आर ऑन द लोअर नेगोशिएटिंग footing. Now what will happen tomorrow if he demand for the more supply of the material, and if we say देखो सर, जब पेमेंट नहीं करोगे ना तो हम आपको माल सप्लाई नहीं करेंगे, तो अच्छा जी, ये बात हो गई, ये बात हो गई। इसका मतलब है कि आज आपने पैसों के लिए हमारा माल ही रोक दिया, तो ठीक है, स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है, आ जाएंगे आपके पैसे, लेकिन आप अगर मटेरियल सप्लाई नहीं करोगे तो धमकी हो गई। एक तो उसने हमें पैसे देने हैं, ऊपर से हमें वो दबा रहा है, हम भी डर रहे हैं कि यार माल सप्लाई करे कि नहीं करे, अगर नहीं करेंगे पिछले भी पैसे हमारे मर ना जाए जो 10 लाख रुपए उससे लेने हैं, चलो 1-2 लाख रुपए का और माल सप्लाई करो फिर देखते हैं। तो हम मतलब इतने शरीफ हैं, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने ग्रेट हैं, इतने अमेजिंग है कि हमसे मना होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं ना। अच्छे लोगों से कहाँ मना होता है, हम कहते हैं ओके, हम कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम हेल्प करेंगे, सारा दर्द अपने सीने पे सह लेंगे, लेकिन आप कोई बात नहीं। तो अगर हमेशा के लिए अच्छे बने रहना है, अगर हमेशा के लिए अच्छे बने रहना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ना क्रेडिट लिमिट को भी डिफाइन कर लें शुरू में ही बात करते हुए। ठीक है जी, अब पेमेंट टर्म क्या होगी जी, 60 दिन की। अच्छा, 60 दिन की है तो ठीक है सर, फिर हमारी जो जो क्रेडिट लिमिट है ना, वो क्रेडिट लिमिट आपने हमें 60 दिन और पेमेंट करनी है, और हम आपको मैक्सिमम 7 लाख, 7 लाख रुपीज तक की सप्लाई कर सकते हैं। इससे अगला और आपको मटेरियल चाहिए होगा हमसे, तो फिर पेमेंट रिलीज करके लेते चले जाना। आप भी क्लियर कट, क्लियर कट मतलब विदाउट एनी लुकिंग गुड उससे ना बात कर लो। अगर पेमेंट टर्म इतनी दे रहे हो तो क्रेडिट लिमिट भी इतनी है फिर हमारी तरफ से। उससे क्या होगा, एकदम ऐसे एकदम बैलेंस मेंटेन रहेगा, पूरा का पूरा बैलेंस मेंटेन रहने वाला है, तो कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब वो जो थ्रेट करता है ना, वो थ्रेट करने वाली बात भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिट लिमिट आपने डिफाइन की हुई है। भाई मोबाइल फोन नहीं हम यूज करते, आपने चाहे जियो का यूज किया हो पोस्ट पेड वाला, चाहे वोडाफोन का हो, एयरटेल का हो, पुराने जमाने में तो ये बहुत काम आता था। मोबाइल फोन आप यूज करते थे और आपका बिल की भी एक लिमिट होती थी। अगर आप फोन यूज करते करते मान लो विदेश चले गए और लिमिट है आपकी 10,000 रुपए की, तो फोन खटक बंद हो जाएगा वहां पे। उसके आगे वो बोलेगा भुगतान कीजिए, आपकी क्रेडिट लिमिट पूरी हो चुकी है। यहाँ पर भी होता है जनरली, कॉर्पोरेट जो है अपने एम्प्लॉइज का, पहले अब तो मोबाइल के रेट ही बहुत सस्ते हो गए हैं, पहले था कि उनका 2,000 रुपए का सेल्स एंड मार्केटिंग वालों की क्रेडिट लिमिट सेट कर दी कि वो कितने भी फोन करे, कितने भी फोन करे, जैसे ही उसकी क्रेडिट लिमिट टच करेगी तो अकॉर्डिंगली फिर उसको टॉप अप करवाना होगा या उससे लिमिट बढ़वानी होगी। कम से कम रिस्क का एक्सपोजर तो लिमिटेड हो जाए। तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना है। आर यू विद मी? Are you with me? If you are with me, then please type yes in the chat box. If you are really with me, if you will watch the वीडियो और आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो अभी राइट नाउ तो लाइव हूं, तो आप अपने माइंड में यस बोले, got it now, yes I got your participation, एब्सोल्युटली। तो आप पैनलिस्ट एंड अटेंडी को सिलेक्ट करें ताकि सभी आपके आंसर को देख सकें, बट कोई बात नहीं, बी कंफर्टेबल। या तो राजीव गर्जी कहते हैं सर, इफ पेमेंट टर्म्स विद क्लाइंट्स आर एडवांस देन आल्सो दिस शीट इज रिक्वायर्ड। देखो, अगर एडवांस में ही पैसे आ रहे हैं तो फिर तो मैं कहता हूं कि जितने मर्जी पैसे आने दो, फिर तो जितने मर्जी पैसे आने दो, बट लेकिन फिर भी एक मिनट,
टेक्निकली आंसर इज नो, टेक्निकली आंसर इज नो। राजीव जी नो वाई? क्योंकि पैसे एडवांस में आ रहे हैं ना, फंस ही नहीं रहे हमारे, तो उस केस में रिक्वायर्ड नहीं है, टेक्निकली नो। बाकी ये है कि जब जब आप प्लानिंग करते हो ना, बड़ी एडवांस लेवल की प्लानिंग करते हो, जब सेल के बजट बनाते हो, उस समय ये बड़ी चीजें काम आती हैं कि उस क्लाइंट को हम कितने तक की सेल कर सकते हैं या कर पाएंगे। ये बहुत ही डीप लेवल हो जाएगा, तो हम इसके बारे में 1-to-1 में बात करेंगे, बट टेक्निकली नो। बट मैं चाहूंगा कि आप उसके अंदर मेंशन करें इसको। यस, तो यहां पर हमने क्रेडिट लिमिट भी डिफाइन कर दी, और इसके अंदर हमने क्रेडिट डेज भी डिफाइन कर दी है। कहां पर? वेंडर यानी नहीं, कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो कस्टमर की जो मास्टर फाइल बनेगी, उसके अंदर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब इसमें ना आप एक और एड ऑन कर लो। बेसिक चीजें मैंने आपको बताई दी कि बेसिकली आपने कस्टमर की मास्टर फाइल के अंदर ये वाले एस्पेक्ट कवर करने हैं। कौन से? ये वाले, नेम, नंबर, ईमेल एड्रेस, जीएसटी, पैन, क्रेडिट डेज, क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग ना हमारे यहां पर एक सिस्टम हो जाना चाहिए। अब कर दो क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम, क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम। अब ये कहां से आता है? क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम यहां से आता है कि भाई जो उसके साथ आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रही है, उसके ना पैरामीटर डिफाइन कर लो। पैरामीटर, वन ऑफ द पैरामीटर कैन बी ऑन टाइम पेमेंट, इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट, ऑन टाइम पेमेंट। अब उसको वेटेज भी आप कहां से देंगे? जिसकी पेमेंट टर्म कम से कम है उसको हाईएस्ट वेटेज मिलेगी, जिसकी पेमेंट टर्म लंबी से लंबी है 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, उसकी वेटेज कम मिलेगी। जो क्राइटेरिया बनाती है ना, नेम ऑफ द कस्टमर, तो अब उससे जो पेमेंट आ रही है, टाइमली पेमेंट के डिफॉल्ट कितने हुए हैं, और उसके बाद उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसकी पेमेंट टर्म्स के हिसाब से करेंगे। ओके, अब यहाँ और उसकी किस किस फ्रीक्वेंसी के अंदर ऑर्डर आता है, किस फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसको आप क्वांटिटी या वैल्यू के रूप में भी मेंशन कर सकते हैं कि पूरे साल के अंदर, पूरे पीरियड के अंदर। तो ये उसकी रेटिंग करने के आप इंटरनली एक्सेल की शीट के अंदर, गूगल ड्राइव की शीट के अंदर बड़े सारे फॉर्मेट है, मैं आपको अलग से दे दूंगा कि क्रेडिट रेटिंग करने के लिए कैसे कैसे करते हैं, और गूगल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। बट द पॉइंट हियर इज कि आपको अपनी कंपनी में उसको क्रेडिट रेटिंग देने का सिस्टम मेंटेन करना है। मैंने देखा है जिन बड़ी कंपनियों के अंदर वो अपने कस्टमर को रेटिंग दे रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग दे रहे हैं, तो वहां पर ना एक बड़ा ही हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। आपको आपको ना हेल्दी कंपटीशन क्या हो रहा है कि मतलब आप उनकी ना, आप देखो आप ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। क्या आप प्ले कर रहे हो? कि आप उसके सप्लायर हो, आप उसके सप्लायर हो, और एक्चुअली आपके द्वारा दी गई बढ़िया क्वालिटी की गुड्स या बढ़िया क्वालिटी की सर्विसेज से वो आगे अपने कस्टमर को बढ़िया क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके माइंड में भी ये है कि जब भी वो आपको ऑर्डर प्लेस करे तो आप उसको पूरी प्रेफरेंस के साथ में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर दें। ये उसके दिमाग में भी है। जब उससे 1-to-1 मीटिंग करते हो ना, जब आप उससे मीटिंग कर रहे हो, उससे उससे इंटरेक्शन कर रहे हो, जब आपकी टाइम टू टाइम कस्टमर मीट होती है, तो वहां पर इस बारे में जिक्र करना, कहते हैं ना कि आप ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ गया, आप ਤੁਹਾਡਾ ना लगे, हम तो आपके ट्रस्टेड सप्लायर हैं। और उसके बाद अवार्ड रिकॉग्निशन सब चीजें भी चलती है आपकी एक दूसरे के साथ में, तो वो आपकी प्रेफरेंस से आता है। जब आप अपने रिकॉर्ड के अंदर दिखाते हो कि हमने ना ये पैरामीटर बना रखे हैं और हमने ना अपने कस्टमर को रेटिंग दे रखी है, और उस रेटिंग के अंदर आपका नंबर थोड़ा नीचे आ रहा है, तो बोलेगा क्यों भाई मेरा नंबर क्यों नीचे आ रहा है आपकी रेटिंग के अंदर? आप उसको बोलते हो कि सर नंबर इसलिए नीचे आ रहा है, आपकी पेमेंट ही टाइम पे नहीं आती। तो इस वजह से हमें कभी कभी क्या होता है, मेरी टीम जो है ना, वो दूसरी पार्टी को ज्यादा प्रेफरेंस दे देती है माल सप्लाई करने के लिए, आपको थोड़ी सी कम देती, रेटिंग खराब है ना आपकी।
ये नेगोशिएशन के अंदर ना बड़ी कमाल से काम चलती है। वो चाहता है कि आप उसके ट्रस्टेड सप्लायर बने रहो, तो वो अपनी अकाउंट्स टीम को, अपनी परचेज टीम को, सबको बोल के चलता है कि भैया इसको टाइम पर पेमेंट किया करो, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर यही लोग हमारे काम आते हैं। तो इस तरह से देखो क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। ये मैंने लर्न किया था, एक मानेसर में कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो वहां पर देखा। मैंने कहा यार कमाल है यार। तो जब मैं उसको समझाने के लिए गया था कि इस तरह से कलेक्शन इंजन काम करता है, ऐसे फोन करो पेमेंट आ जाएगी, ये सब चीजें, वो कहते हैं जगमोहन ये बातें जो तुम बता रहे हो कलेक्शन इंजन की, वो तो नंबर वन है ही है, A1 है ही है, लेकिन इसके अंदर की जो आत्मा है ना, इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, क्यों ऐसा है कि कुछ कंपनियों को कभी कलेक्शन में दिक्कत ही नहीं आती, और क्यों ऐसा है कि कुछ कंपनियों को कलेक्शन करने के लिए जान निकल जाती है। उसके पीछे वन ऑफ द रीजन ये भी है कि हमने यहाँ पर एक उसकी क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम लगा के रखा हुआ है, और हम बहुत ही अमेजिंग तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, उसको अवेयर भी कराते हैं, और इंटरनली भी डिस्कशन करते हैं कि जिनकी हाईएस्ट रेटिंग है हम उनको सप्लाई करेंगे। तो इस केस के अंदर मैग्नेट की तरह वो भी हमारे इस एस्पेक्ट के अंदर अट्रैक्ट हो गया, और वो भी अपनी रेटिंग को बढ़ाना चाहता है। ये ना बाय डिफॉल्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, बाय डिफॉल्ट हर एक ह्यूमन बीइंग का ना, ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रहती है कि हम ना फर्स्ट आना चाहते हैं, हम ऊपर आना चाहते हैं, हमें रेटिंग ना बढ़िया चाहिए होती है, हमें ग्रेड अच्छे चाहिए होते हैं, हमें नंबर अच्छे चाहिए होते हैं। भाई हमारे अंदर ना पहली से लेके 12वीं तक स्कूल के अंदर ये ना बात ठूस ठूस के डाल दी गई कि जिसके नंबर अच्छे हैं ना, वो अच्छा इंसान है। अगर आपके 99% नंबर आ गए मैथमेटिक्स में, दुनिया तालियां मार रही है, आईआईटी जी वाले आपको बुला रहे हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं। स्कूल के अंदर भी आपके नंबर 80-90% आ गए, 100% नंबर आ गए ना, तो स्कूल के अंदर आपको बड़ी प्रेज मिल रही है, कॉलेज के अंदर बड़ी प्रेज मिल रही है। तो हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो आज की डेट में एजुकेशन का सिस्टम है, वो हमारे न्यूरो पैटर्न के ऊपर ऐसे छा चुका है कि पूरी तरह से हम सोल्ड आउट हैं इस एजुकेशन सिस्टम के लिए। वो एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि जिसकी रेटिंग, ग्रेडिंग, जिसके नंबर, जिसकी परसेंटेज ज्यादा, वो बेस्ट। और जब हमने अपने कस्टमर की भी रेटिंग करनी शुरू की, और बड़े ही अमेजिंग डीलर मीट के अंदर, कस्टमर मीट के अंदर, वर्किंग के अंदर उनसे हम बातचीत करते हैं, तो वो भी चाहते हैं, इनफैक्ट हमारी कंपनी के अंदर भी उनकी जो रेटिंग है वो बेस्ट आ जाए, उसके लिए वो हमें टाइमली पेमेंट करने वाले हैं। ये बड़ी डीप चीज है, ये बड़ी साइंटिफिक चीज है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, जिसने इस साइंस को समझ लिया, अंदर चला गया, इसके न्यूरो पैटर्न के अंदर घुस गया, और अपने अकाउंट रिसीवेबल के सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करने शुरू कर दिए ना। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आप इस साइंस को समझ लो। अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम को भी आप हल्के में ले नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही डीपर लेवल के ऊपर काम कर रहा है अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम। उससे एक बात की तो और क्लैरिटी हो गई ना, कि हमारे पास कस्टमर की मास्टर फाइल पूरी तरीके से तैयार है। इसमें एक क्रेडिट वर्दीनेस की भी तो बात आती है। भाई जिस तरह के आप कस्टमर बनाते हो, अब देखो एडवांस लेवल पे जाता हूँ। अब कस्टमर मास्टर फाइल में आपको मैं किस एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, इस एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ। आप देखो कि जिस कस्टमर को आप सप्लाई कर रहे हो, क्या वो मजबूत पार्टी है? मजबूत पार्टी है, इसका मतलब है वो आपको पे कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ इस तरह के कस्टमर ही डेवलप करते रहते हो जो आपसे माल तो परचेज कर लेते हैं। जैसे मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 2 तरह के बायर होते हैं, एक जिनके अपने बहुत बड़े शोरूम्स हैं और जिनको तो बस बल्क में काम चलता है। एक उस शोरूम में काम करने वाला एक सुपरवाइजर था। अब सुपरवाइजर ने भी क्या कहा, अपने मालिक से धोखा किया, और उसने मायापुरी में या फिर कीर्ति नगर की वर्कशॉप के आसपास ही झुग्गी झोपड़ियों में भी अपनी खुद की खच 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 मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब उसका कोई खर्चा ही नहीं है, ना उसका कोई शोरूम का लेना देना, ना कुछ करना, कुछ भी नहीं है, उसका छोटा मोटा सेटअप बना के उसने कर लिया। लेकिन लकड़ी तो उसको भी बाय करनी है ना। अब आप लकड़ी के सप्लायर हो, अब आप एक लकड़ी सप्लाई कर रहे हो एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट को, एक लकड़ी सप्लाई कर रहे हो, उसी का सुपरवाइजर जो धोखा दे के अलग से अपना एक सेटअप बना के बैठ गया तो छोटा सा उसको सप्लाई कर रहे हो, उसके बेचारे का तो सिस्टम ही पूरा पूरा ही है। तो वो क्या कर रहा है, आपके द्वारा सप्लाई की गई लकड़ी को एक बार रख लेगा,
उसको बना लेगा, औने पौने दामों के ऊपर मार्केट में बेच देगा और आपकी पेमेंट को तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक कि उसके पास पेमेंट नहीं आ जाती। आप लगा लो सारे के सारे सिस्टम कोई सिस्टम नहीं चल रहे। वो तो वैसे ही बेचारा बैठा हुआ है कि वो तो आपके सहारे ही बैठा हुआ था, आपकी लकड़ी जुगाड़ तुगाड़ की। भाई जहां से टूट के उसने अपना काम शुरू किया है, ये बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ में कि मेरे कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, मेरे कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, जिस कस्टमर को मैं सप्लाई कर रहा हूं। फिर हम क्या करते हैं, सभी कस्टमर को एक निगाह से देख रहे हैं और फिर दे धनाधन कलेक्शन इंजन की खिंचाई कर रहे हैं, दे धनाधन सेल्स टीम की खिंचाई कर रहे हैं। सेल्स टीम भी कहती है कि यार वो नहीं खरीद रहा तो ये तो खरीदेगा, बेच बाज के निपटा, कलेक्शन वाले कलेक्शन करते रहेंगे, कलेक्शन करते रहेंगे, कलेक्शन करते रहेंगे। फंस गए तो क्या करें सर, मास्टर फाइल के अंदर मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर का प्रोफाइल बनाओ। तो यानी कि जब आप न्यू सेल कर रहे हो ना, तो उस समय आप क्राइटेरिया डिफाइन करो कि जो मेरे कस्टमर बनेंगे, आइडियल कस्टमर की डेफिनेशन क्या है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा कस्टमर वो है जिसकी एज 35 ईयर्स एंड अबव है, मेरा कस्टमर वो है जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ एंड अबव है, मेरा कस्टमर वो है जिसकी कम से कम 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई हैं, मेरा कस्टमर वो है जो कि इंडिया के इस या विदेशों के इसी जगह पर रहता है, मेरा कस्टमर ये है, मेरा कस्टमर वो है। तो आप एक आइडियल कस्टमर का खांचा ढांचा क्रिएट करो और जब नए कस्टमर डेवलप कर रहे हो, कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जब उसकी प्रोफाइलिंग पे टिक कर रहे हो, उसकी प्रोफाइलिंग पे टिक कर रहे हो। मैं तो अपने ऐसे ऐसे क्लाइंट को जानता हूं, जब वो नया कस्टमर बनाते हैं ना, उसकी प्रोफाइलिंग में पता क्या क्या लिखते हैं, ओ माय गॉड, मतलब मैं तो इंप्रेस हो गया। मैंने कहा यार अब मुझे समझ आई कि आप इतने कामयाब क्यों हो, आपका मतलब कभी अकाउंट रिसीवेबल की कभी दिक्कत क्यों नहीं आती है, आपकी बाकी सारी चीजें ऑटोमेशन में क्यों चलती हैं। वो पता क्या कैप्चर कर रहे थे, वो ये भी कैप्चर कर रहे थे कि मैं जिस कस्टमर को गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, उसके पास कार कौन सी है। तो उन्होंने लिखा कि जिसके पास भी 25 लाख से ऊपर रुपए की वाली कार होगी वो मेरा कस्टमर होगा। देख लो कार कौन सी है। उन्होंने ये भी लिखा कि जिस कस्टमर को मैं गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, उसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जिनके भी बच्चे इस लेवल के स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं वो मेरा कस्टमर है, बाकियों को मैंने सर्विस देनी नहीं है। वाह वाह, देखो मतलब वो कहां से उसकी साइकोलॉजी पकड़ रहा है। वो साइकोलॉजी ये पकड़ रहा है कि चलो यार इसके पास इतने से ऊपर की गाड़ी है, इसको पेमेंट देने में दिक्कत नहीं होगी, इसके पास बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हो सकता है इसको पेमेंट देने में दिक्कत ना हो रही हो। उसका ये भी है कि जिस प्रेमिसेस के अंदर वो काम कर रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन एक्चुअली उसी की कंपनी के नाम पर है और वो परचेज्ड है, उसकी ओन्ड प्रेमिसेस है, उसके रेंट पे नहीं है। वो कहता है कि यार रेंट तो दे नहीं पाएगा, मेरी पेमेंट कहाँ पे करेगा, कल को कोई फंस गया तो। क्या सोच रहे हैं लोग, लोग देखो बिजनेस ओनर कितना डीप सोच रहे हैं। हम तो कई बार क्या करते हैं कि चलो यार माल बिकना चाहिए, कहीं पे ऐड दे दो, कोई आ जाए कहीं आ जाए, बस हमारा माल खरीद ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पैसे देगा पैसे नहीं देगा। उसके बाद हम इतने बड़े चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। कौन से चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, हम चक्रव्यूह में फंस जाएंगे कि हमारे इतने मोटे अकाउंट रिसीवेबल खड़े हो जाएंगे, पैसे आ नहीं रहे होंगे, ऊपर से बैंक बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपकी किताबों के अंदर अकाउंट रिसीवेबल है और जब तक उसकी पेमेंट विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर है, अब मेरे से लोन ले लो, ओडी ले लो, सीसी ले लो। हम बोलेंगे सही है यार, 1 करोड़ के पीछे, 1 करोड़ के रिसीवेबल के पीछे 80 लाख रुपए की ओडी मिल जाती है। 2 करोड़ के रिसीवेबल के पीछे 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ओडी मिल जाती है। 4 करोड़ के अकाउंट रिसीवेबल के पीछे 80% ऑफ 4 करोड़, 3 करोड़ 20 लाख रुपए की ओडी मिल जाती है। तो बैंक हमें 3 करोड़ 20 लाख दे ही रहा है ना। अब कस्टमर बढ़ते चले जा रहे हैं, ओडी बढ़ती चली जा रही है, कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं। कस्टमर बढ़ने का मतलब है उनसे रिसीवेबल पैसा बढ़ना है, उतनी हमारी ओडीसीसी बढ़ती चली जा रही है। कस्टमर जितने अमाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा उतनी ओडीसीसी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये तो पैसे दे नहीं रहा कस्टमर आपका। पैसे आप कहां से ले लेते हो, बैंक में से ले लेते हो। क्यों ले लेते हो, क्योंकि आपने सप्लायर को तो पेमेंट करनी है, सप्लायर को पेमेंट कर दी। अब क्या होगा, इंटरेस्ट का चक्कर भी शुरू हो गया उसके अंदर, ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। आप कहते हो कि बैंकों को देने हैं 3 करोड़, लेने हैं 4 करोड़, चलो मामला कंट्रोल में है। अरे कोई कंट्रोल में नहीं है मामला,
कोई कंट्रोल में नहीं है मामला, इसलिए कंट्रोल में नहीं है क्योंकि लेने ज्यादा है, देने कम है, लेकिन जो लेने हैं वो कौन सा ब्याज दे रहे हैं आपको? ब्याज दे रहे हैं क्या? कोई ब्याज नहीं दे रहे। आप ब्याज चार्ज करके देखो अपने कस्टमर से, वो बोलेगा ऐसे कैसे, आप इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर रहे हो हमसे? कोई इंटरेस्ट नहीं देने वाला। लेकिन बैंक ओडीसीसी के ऊपर उसका ब्याज बंद करके देखो आप, वो आपको एनपीए डिक्लेयर कर देगा। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो बैंक हमें क्या समझता है? बैंक हमें समझता है परफॉर्मिंग एसेट, उसको पैसा देने वाली मशीन। हम बैंकों के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको लगता है ना बैंक मेरी बड़ी मदद कर रहा है, बैंक तो भगवान का रूप है, वो सिर्फ और सिर्फ लेवरेजिंग ऑफ मनी है मेरे दोस्तों। ये बैंक की विश कन्या के चक्रों में मत फंस जाना। ये डेप्ट फ्री कंपनी रखो तो बेटर रहेगा। डेप्ट फ्री रखेंगे तो बेटर रहेगा, अमेजिंग रहेगा, सही रहेगा। हम यहाँ बैंकों के चक्कर में फंस गए और आपने 1-2 महीने उनका इंटरेस्ट नहीं दिया। लॉकडाउन में तो यही हुआ था ना। लॉकडाउन के अंदर हमको लगा कि मोरेटोरियम दे दिया है, मोरेटोरियम दे दिया, 3 महीने तक कोई ईएमआई नहीं पे करनी, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, ना ओडी पे, ना सीसी पे, ना टर्म लोन के ऊपर। फिर 3 महीने और बढ़ा दिया, हम और खुश हो गए, चलो शुक्र है हमारा साथ मिल गया। लेकिन ऐसी चपेट मारी बैंकों ने उठा के, इंक्लूडिंग आरबीआई, कि 7वें महीने में सारे पैसे डेबिट था। हम उससे गड़गड़ाते रह गए, कहते रह गए सर लिक्विडिटी कहाँ है? आपने मोरेटोरियम दिया था, जितना पैसा बचा हुआ है इकट्ठा कैसे चार्ज कर दिया आपने? आप धीरे धीरे करके पोस्टपोन कर दो ना, हमारी पेमेंट टर्म को बढ़ा दो, हमारे लोन की फिगर को बढ़ा दो। कहते कोई नहीं, इकट्ठे चार्ज कर लिए हमने। और हमें उल्टा समझा दिया, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अभी कर दोगे नहीं तो आपको ब्याज पे ब्याज पड़ जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी लिमिट सैंक्शन में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना के 6 महीने लॉलीपॉप दे दिया, 7वें महीने खटक एक ही बार में कर दिया। बिजनेस संभलने की स्थिति में आने वाला था तो वो चला गया। तब लोगों ने कसम खाई कि मैं डेप्ट फ्री कंपनी रखूंगा, मैं कंपनी रखने वाला हूं डेप्ट फ्री, मुझे टर्म लोन, ओडी, सीसी के चक्रों में नहीं पड़ना। ये तो विश कन्या की तरह धोखा देते हैं। पहले इतने खूबसूरत अंदाज में विश कन्या आती हैं और अल्टीमेटली जफी पपी के बाद तो होती मौत ही है। अरे होनी तो विश कन्या के साथ मौत ही है, और क्या होना है? आपको क्या लगता है विश कन्या के साथ कुछ और होना है? कुछ नहीं होना। तो बेसिकली हमें अपनी कंपनी को क्या रखना है? डेप्ट फ्री। डेप्ट फ्री रखना है। अब डेप्ट फ्री रखने के लिए अगर हमारे कस्टमर हमें टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे और ओडीसीसी बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो बेटर है ना कि कस्टमर हमारे टाइम पर पे करे और ओडीसीसी की जरूरत ना पड़े। अब यानी कि एक और चीज को समझो कि हमने अपनी अपनी घर की प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, घर की प्रॉपर्टी जिसमें रहते हैं गिरवी रखी हुई है, किसके लिए? उस डेटर के लिए। उस डेटर के लिए कि ठीक है जी, मैंने लोन ले लिया, मैंने लोन लेके अपने कस्टमर को पेमेंट कर दी, तो चिंता मत कर, तुम आराम से पैसे दे देना, कोई बात नहीं, मैंने ले लिया है, मैंने बैंक से लोन ले लिया है और बैंकों को ब्याज भी दे रहा हूँ, तो मुझे पेमेंट मत करो, रखो अपने पास ही, रखो संभाल के। 6 महीने हो गए हैं, कोई बात नहीं, आ जाएगी पेमेंट, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आपने किसी को पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से, बढ़िया क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विस डिलीवर की है, तो वो आपको पेमेंट करेगा ही ना टाइम पर। अगर उसका नेचर ही ऐसा है और वो कर ही नहीं सकता और वो फंस गया है, तो आपकी न्यू कस्टमर डेवलपमेंट वाली मशीनरी कहाँ पे काम कर रही है? इतना बड़ा आपकी सिटी है, इतना बड़ी आपकी स्टेट है, इतनी बड़ी आपकी कंट्री है, इतना बड़ा वर्ल्ड है आपका, आप अपनी स्टेट से बाहर निकलो, आप पूरे इंडिया के अंदर ढूंढो कहां पर कस्टमर बढ़िया वाला वेट कर रहा है आपको। नाउ यू रियली नीड टू वर्क अपॉन दैट, यू कैन एक्सपोर्ट आल्सो, you can diversify your product also, you can add a specific USP in your product। इंस्टेड की बैंकों का ब्याज बढ़ते रहे, इंस्टेड की कस्टमर को गिड़गिड़ाते रहे, जितना है उतना है, ठीक है, लेकिन अब अपने दिमाग को, अपनी क्रिएटिविटी को कहां पर लगाएंगे? न्यू कस्टमर डेवलपमेंट के अंदर, जो कि आइडियल सिनेरियो को बिलोंग करती है। यानी कि आपको जो मैंने क्या बोला, आपको मैंने ये बोला कि जब कस्टमर मास्टर फाइल आप बना रहे हैं, कस्टमर मास्टर फाइल के अंदर जो आइडियल आपका क्लाइंट है, उसकी आप विजुअलाइजेशन करो, उसकी विजुअलाइजेशन करो कि मेरा कस्टमर 35 ईयर से ऊपर की एज का है, 10 करोड़ से ऊपर की सेल का है, मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है, बच्चे इस लेवल के स्कूल में पढ़ते हैं, और उसकी अपनी फैक्ट्री है, उसका अपना प्रेमिसेस है, और ऐसे ऐसे करते करते उसका एक प्रोफाइल पिक्चरण करो।
पिक्चर करके उसके अराउंड सर्च करो, उसके सर्च करके उसको आप जो है वर्कआउट करो, प्रपोजल भेजो, वर्किंग करो, उस तरह के कस्टमर को डील करोगे। मैं बता रहा हूं कि आपको ना पेमेंट की दिक्कत आने ही नहीं वाली है। आप उस तरह की सोसाइटी में रोम अराउंड करो, आप फिक्की में, सीआईआई में और जितनी भी अच्छी एसोसिएशंस हैं, टाई के चार्टर मेंबर हो या और बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उसके अंदर जब आप रोम अराउंड कर रहे हो, उस तरह के पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने स्पीचेस देते हो, चार्ट पेपर देते हो, जहां पर भी एड्रेस करते हो, तो उन कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उनको अपना कस्टमर बना रहे हो, कस्टमर मास्टर फाइल में बढ़ाते चले जा रहे हो। ये आपकी लेगेसी है, ये आपकी वेल्थ है। आप क्या समझ रहे थे अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम का मतलब क्या है? क्या आप ये समझ रहे थे कि अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम का मतलब ये है कि हमने एक बिल बनाया, कस्टमर को दे दिया और पैसे ले लिए, हो गया अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम खत्म? ये तो ऊपर ऊपर से दिखता है, अंदर से क्या है अब आपको साइंस समझ आई? अभी तो हमने सिर्फ एक पॉइंट टच किया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इज इट मेकिंग सेंस? आर यू एबल टू रिलेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? If you are able to relate, then please type R in the chat box, my dear friend. If you are able to relate with the science, with the background, with the context I am talking to you, if it is really relating to you, please type R, my dear friend, in the chat box. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Rajendra ji, thank you, Nitin ji, Ronald Raj ji, Shikha ji, Sanjay ji, Rajesh Garg ji, Rajkumar Sabarwal ji, Krishna Maheshwari ji, and so on. जिसका मैंने नाम नहीं लिया वो भी, मतलब there are hundreds of people like all over India. 5 AM आज इस कैश फ्लो मास्टरी के अंदर है. I'm so super duper excited and delighted that you people are Ashok Kumar ji, Sunil ji, Yashdev ji, like so many people are here. Now हम बात किसकी कर रहे हैं? हम ना बिजनेस के अंदर अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसको पूरी तरह से मजबूत करने की बात कर रहे हैं। 5 AM का मतलब ये है कि आपके ब्रेन पैटर्न, आपकी थिंकिंग, आपके आइडिया जो आ रहे हैं ना, उन आइडिया आपके दिमाग के अंदर, देखो मैं एक स्पेस क्रिएट कर रहा हूं अर्ली मॉर्निंग 5 से 5 AM ऑनवर्ड। मैंने अभी राइट नाउ आपके अराउंड ना एक वातावरण, एक स्पेस, एक एरिया थिंकिंग का क्रिएट किया है। बहुत डीप लेवल के ऊपर हम बढ़ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आपके माइंड में जो भी आइडियाज आ रहे हैं ना, उन आइडियाज को लिखते जाओ। अपने बिजनेस में जो भी कमियां नजर आ रही हैं उसको लिखते चले जाओ। और अब क्या करेंगे आप? पूरा का पूरा हफ्ता लगा के उसको खट 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 इंप्लीमेंट कर देना जहां जहां पर गैप्स आ रहे हैं, ताकि मजबूत अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम आपका खड़ा हो जाए। यस, आगे बढ़ते हैं। आगे ना मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आगे यहां देखो, जो अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम है, जब आपने कंप्लीटली कस्टमर का प्रोफाइलिंग बना लिया, उसको एक यूनिक कोड दे दिया, उसकी आपने नेम, नंबर, ईमेल एड्रेस, जीएसटी पैन लिख लिया, क्रेडिट डेज, क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट रेटिंग लिख ली, इसके अलावा कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर ली, आपने उसकी फोटो चिपकानी है, उसकी कंपनियों का सर्वे करवा लिया, उस सर्वे रिपोर्ट अपनी फाइल में लगानी है, जो करना है कर लो। कस्टमर का आपने सारा डाटा उसका इकट्ठा कर लो, ताकि उसको बर्थडे पे कोई गिफ्ट भेजना है या उसको विश करना है, उसकी एनिवर्सरी पे विश करना है, जो कुछ भी करना है कंप्लीटली ना बना बनू के टिच कर दो कस्टमर मास्टर फाइल। अब आपका अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम के अंदर ये बात मेरी सुन लो कि ये ना ऑटोमेशन इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करना है। ऑटोमेशन इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑर्डर से लेके कैश आने तक, यानी कि कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, इसको बोलते हैं आपका सेल ऑर्डर। भाई कस्टमर का पीओ, आपका एसओ। कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया तो कस्टमर ने आपको क्या दिया? पीओ। कस्टमर ने अपना परचेज ऑर्डर दिया, अपनी बुक्स में आप क्या एंट्री करोगे? एसओ, सेल्स ऑर्डर। तो आपके हाथ में सेल्स ऑर्डर आ गया है। तो पॉइंट क्या है? ऑटोमेशन इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मैं एक बार लिख के बताता हूं जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं, ताकि आपके माइंड में ये इंग्रेव्ड कर जाए। मैं बोल रहा हूं ऑटोमेशन इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ऑटोमेशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इस एरिया में ना हम एक बहुत भारी गलती करते हैं, बहुत भारी गलती करते हैं कि कलेक्शन के अंदर मैंने देखा है लोगों की अकाउंटिंग तो टैली में हो रही है, लेकिन कलेक्शन करने के लिए पता नहीं कौन कौन से टूल लगा दिए कि पहले ऑटोमेटिकली आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से डाटा निकलेगा, फिर वो किसी गूगल ड्राइव शीट में जाएगा, फिर उसके बाद उसमें कुछ कुछ होगा, वहां पे कुछ ग्राफ बन जाएंगे, कुछ टेढ़ा हो जाएगा, कुछ मेढ़ा हो जाएगा, कुछ रंगीन हो जाएगा, कुछ गुलाबी हो जाएगा, उसके बाद कोई उस पर कुछ करेगा, फिर अलग तरह की रिपोर्ट बन जाएगी, फिर कुछ और होगा। तो ये किन खेल खिलौड़ियों में चले गए हम ना?
नहीं है ना, हमने उन सब खेल खालों में। अरे उसके अंदर तो डाटा मैनेजमेंट करने के अंदर ही दिमाग खराब हो जाता है कि यहाँ पर डाटा पुराना है, यहाँ पर डाटा नया है, गूगल ड्राइव के अंदर डाटा हमने टाइमली एक्सपोर्ट नहीं किया था, इसकी पेमेंट तो आ चुकी थी, इसको अपडेट नहीं किया, उसको अपडेट नहीं किया, तुमने मुझे बताया नहीं, लिया नहीं, दिया नहीं, किया नहीं, हुआ नहीं। अरे उन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, आपका जो मेन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ही हमने ऑटोमेट करना है, वहीं से ही कलेक्शन करेंगे, उसी के अंदर ही जो करना है वो करेंगे। जैसे टैली है, बिजी है, सैप है, ओरेकल है, ज़ोहो है, वट एवर द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज, क्योंकि वो आपका सबसे रिलायबल और एक्यूरेट सोर्स है। बैंक की ट्रांजेक्शन उसके अंदर एंटर होती है, सेल्स के इनवॉइस उसके अंदर एंटर होते हैं, टाइमली जब पेमेंट आती है तो बिल बाय बिल इसके अंदर एडजस्टमेंट होती है, डेटर एजिंग रिपोर्ट वगैरह सारी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकलती है। तो हमें क्या करना है, अपने अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम को एक्यूरेट मेंटेन करने के लिए हमें यहीं पर ही एसओ करना है। क्योंकि क्या होता है, यहां से इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर दी तो अब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर कलेक्शन के लिए कॉलिंग करी जा रही है, और उधर से क्या हुआ, अरे उधर से क्या हुआ, उन्होंने कोई हमारे नाम पे डेबिट कार्ड नोट रेस किया हुआ है, हमारी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को पता ही नहीं है। महीने डेढ़ महीने के बाद फॉलो कर करके और बंदा इरिटेट हो चुका हमारा कस्टमर, कहता भैन जी तानू 50 बारी समझाया है, अपने किसी सीनियर बंदे ना गल कर लो, क्यों मेरी जान खादी है, व्हाट्सएप पेज भेज के मेरा तो व्हाट्सएप आपके बकवास के मैसेजेस से भरा पड़ा है, पैसे दे दो, 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 पैसे दे दो। तो ऐसे कैसे पैसे दे दो, अरे डेबिट कार्ड नोट तो देख लो अपने जो हमने भेजे हुए हैं, क्वालिटी किसी काम की नहीं है, सर्विस आपकी किसी काम की नहीं है, गुड्स मांगते वो देते नहीं है, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, सारा ध्यान ही पैसे देने के ऊपर लगा हुआ है। कमाल कर रहे हो आप, सीरियस मैटर है, सीरियस मैटर है। नितिन जी क्या कह रहे हैं, वेरी ट्रू, योर कलेक्शन सीसी शीट्स आर डूइंग वंडर्स इन दिस कंटेक्स्ट, एब्सोल्युटली, थैंक यू नितिन जी। जो मैंने कलेक्शन की शीट बना के दी है कलेक्शन इंजन के अंदर, आप देखना, मैं उसको अभी शेयर करूंगा आपके साथ में, उसके अराउंड में वीडियो है, पीछे भी है, इसकी दूसरी वीडियो मैं आपको रेफर करूंगा। तो करना क्या है, करना ये है मेरे दोस्तों कि देखो बिजनेस ओनर बनो, बड़ा बिजनेस बनो। देखो आप मुझे बताओ कि जब किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी से या किसी लिस्टेड कंपनी से या उस कंपनी जिसको बड़ी समझते हो उससे आपको कलेक्शन की कॉल आती है या कलेक्शन की रिकवरी आती है, तो आपको नहीं लगता उनके ऑटोमेटेड सिस्टम से ही खटक आ जाती है। जैसे एयरटेल की पेमेंट आपने करनी होती है, जियो के फोन की पेमेंट करनी होती है, नेटफ्लिक्स को रिचार्ज करवाना होता है, इसके अलावा आप जो जो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदते रहते हो, कभी एलजी के, सोनी के, कुछ ना कुछ, मतलब क्या है चक्कर वो, मतलब उनके कैश काउंटर के ऊपर किट 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 कुछ करते हैं, तो वो उनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो जो डाटा कैप्चर करने वाला जो उनके शोरूम के ऊपर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली सर्वर के साथ में कनेक्टेड होता है, सर्वर में डाटा अपडेट हो जाता है, कस्टमर का प्रोफाइल भी अपडेट हो जाता है। आपने देखा नहीं है वैन्यू सेंस से कई बार आपको बर्थडे के गिफ्ट भी आते रहते हैं, यानी कि, और वो करते क्या है, उनके पास पीओएस है, उनके पास स्कैनर है, आपने एक शर्ट खरीदी, शर्ट को टिटिक ऐसे लगाया, अब ऐसे लगाते सारी क्या हुआ कि उस ऑटोमेटिकली उनकी बिलिंग सिस्टम के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन आ गई, बिलिंग सिस्टम से ऑटोमेटिकली उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इंफॉर्मेशन आ गई, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया, बैलेंस शीट भी बन गई, प्रॉफिटेबिलिटी भी आ गई, कैश फ्लो भी आ गया, सारी की सारी एंट्रियां ऑटोमेट हो चुकी हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो कस्टमर को हाथ से बने हुए चालान के ऊपर माल सप्लाई कर दिया, उसके बाद ध्यान ये रखा कि पता नहीं बिल बना कि नहीं बना, अब बिल बनाओ जी, अब चालान में जितना माल सप्लाई किया था बिल बनाने में क्वांटिटी कम लिख दी, क्योंकि बिल बना रहा है अकाउंटेंट, चालान भेज रहे डिस्पैच वाले, आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो उसने ज्यादा माल भेज दिया और यहाँ पर कम का इनवॉइस बन गया। अब जब इनवॉइस बन के हमारे दराज में पड़ा हुआ है, उस इनवॉइस की तो टैली में एंट्री नहीं की, अब टैली में एंट्री कर दी, एंट्री करते समय गलती हो गई मतलब मैंने चालान की इनवॉइस के साथ में बनने में गलती, अब इनवॉइस की टैली में टाइप करने में एंट्री, अब टाइप करने में एंट्री गलती कर दी, गलती करने के बाद हमने अपनी टैली में चढ़ाया, हमने सोचा कि हो गया जी हमारा काम, अब वो इनवॉइस यहीं पर पड़ा हुआ है, कस्टमर को कोरियर रीडिंग किया, चलो कोरियर कर दिया, कोरियर कर दिया तो पहुंचा ही नहीं, रास्ते में कोरियर खो गया। और फिर जब पेमेंट की आवश्यकता आई थी, वो कहते भाई साहब बिल ही नहीं आया आपका, अच्छा कोरियर नहीं खोया, कोरियर वहां पर चला गया, अच्छा ईमेल भेजनी थी, ईमेल गलत एड्रेस के ऊपर चली गई। तो मतलब हमने क्या कर रखा है, अपने अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम को कई बार तो ना मजाक ही बना रखा है हमने, मतलब कोई ऑटोमेशन ही नहीं है। क्यों नहीं, आज की डेट में आपके बच्चे स्कूलों के अंदर ऑटोमेट हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, आप देखो सुबह उठते हैं
और इतना इतना सा तैयार हो जाते हैं बच्चे, इतना सा, चलो इतना तैयार हो जाते हैं, इतना तैयार हो जाते हैं। इतने का मतलब ये है कि मतलब उन्होंने जैसे पटका बांध लिया या अच्छे से बाल बाल सेट कर लिए और ऊपर से सेट कर लिया ताकि शीशे के सामने जो मैडम को फोटो आनी है वो तैयार हो गए। तो मैं लाइटर साइड पे बता रहा हूँ आपको, पूरे तैयार होते हैं बच्चे आपके, मुझे मालूम है। बट आप ये देखो कि अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं था, आपने अरेंज किया ना, अगर आपके पास मोबाइल नहीं था, आपने अरेंज किया, अरे आप तो ऑलरेडी बल्ले बल्ले हो, तो आपने सब कुछ अरेंज कर लिया। मैं पूरी ह्यूमैनिटी को कवर कर रहा हूँ, सारे के सारे स्कूल बच्चे ऑटोमेशन के अंदर आ गए, उनका एग्जाम होता है तो आंसर देते सारे उसके ऊपर, इधर एग्जाम आया इधर रिजल्ट आ गया। तो मैं कहता हूं ये कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान एजुकेशन सिस्टम ने जिस तरीके से एक एक फैमिली को, एक एक परिवार को इम्पैक्ट किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी की ऑटोमेशन एटलीस्ट दिखा तो दी है, समझा तो दी है, बता तो दी है। अब आपको पता लग गया, ना केवल आपको पता लग गया बल्कि आपके एम्प्लॉइज को पता लग गया, आपके मतलब कि जो 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 मेड की सर्विसेज भी देते हैं, ड्राइवर भी है, माली भी है, किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी है जिनके बच्चे स्कूलों में जाते थे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल था चाहे वो प्राइवेट स्कूल था, आज की डेट में सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड ह्यूमैनिटी है इस लॉकडाउन के बाद टेक्नोलॉजी के प्रति। मेरा ये कहना है कि अगर हमारी ह्यूमैनिटी आज की डेट में इतनी इन्फॉर्म्ड है, इतनी एडवांस्ड है, हो चुकी है, पता लग गया है, तो आपका अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम ऑटोमेट क्यों नहीं है? पकड़ो पॉइंट, पकड़ो पॉइंट। आर यू एबल टू रिलेट विद ऑटोमेशन इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? आपने मेरा पॉइंट पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? इफ यस देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर पकड़ लिया तो प्लीज टाइप यस। अगर आपके अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम के अंदर 99.99% ऑटोमेशन है, 0.1% भी रह गई है, तो उसको भी 100% कर दो, उसको भी 100% कर दो। देखो, कैश फ्लो मास्टरी करनी है, कैश रिच बिजनेस करना है, डेप्ट फ्री कंपनी करनी है, कंपनी को वैल्यूएशन पे लेके जाना है, कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, लेकिन हमारे यहां पर मजबूत, पावरफुल, आयरन की तरह तगड़े वाला अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है। तो भाई साहब, वैल्यूएशन, बहन जी, मैडम, सर, ना, सुन लो मेरी बात, ना, अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम ऑटोमेटेड इन योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। फिर आपने वही बात की ना, कच्चा पक्का, कच्चा पक्का, छोड़ दो कच्चे पक्के को। जब तक नहीं छोड़ते तब तक ट्रांजिशन के अंदर रहो। 1 साल की ट्रांजिशन के अंदर कच्चे को क कर दो और पक्के को प कर दो। तो यानी कि एकदम सही कर दो ऑटोमेशन। तो यानी कि तरक्कियां है ना, तरक्कियां हैं, ऑटोमेटेड हैं। तो मैं ना इस बात को नहीं मान रहा, कच्चे पक्के को मैं नहीं मान रहा। अगर है तो अलग से कोई ना कोई उसका मैकेनिज्म बनाओ, उसका भी, चाहे जर्मनी के अंदर जो है आप सॉफ्टवेयर लगाओ, किसका, उसका क्लाउड सर्वर लगा के, जो भी करना है आपने करना, मुझे नहीं पता क्या करना है आपने। मुझे इतना पता है कि आपका अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम ऑटोमेटेड है आपकी कंपनी के अंदर, चाहे छोटी सी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है। बच्चों की एजुकेशन से बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता जहां पर टेक्नोलॉजी ने ऑटोमेट कर दिया चीजों को, घर बैठे पढ़ाई हो रही है। देखो, एडुकॉम वगैरह तो पहले ही आ गए थे, बायजूस वगैरह तो पहले ही आ गए थे, पहले वो लग्जरी हुआ करते थे, बायजूस वगैरह लग्जरी थे। यार बड़े बड़े अमीरों के बच्चे जो है बायजूस की 6,000 रुपए महीने, 8,000 महीने की अलग से एक टैब के ऊपर एडिशनल पढ़ते हैं, एडिशनल पढ़ते हैं। आजकल तो बिल्कुल कंपलसरी हो गया। तो मैं इसलिए रिलेट करा रहा हूं ताकि आप मेरे पॉइंट को अच्छे से पकड़ सको, समझ सको, देख सको। और आपने देख लिया, सुबह सुबह आपने इस पॉइंट को अपने माइंड में पक्कम पक्का कर लिया है, ऑटोमेशन इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो उसमें मैंने आपसे क्या बोला, उसमें मैंने बोला एसओ टू कैश। एसओ यानी कि सेल्स ऑर्डर टू कैश। देखो क्या होता है, जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा ना कोई, तो ऑर्डर आएगा तो उसको किट 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 अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बुक कर लिया करो कि ये ऑर्डर आ चुका है मेरे पास। जैसे उन्हें परचेज करनी होती है, पीओ बुक करते हैं ना, तो सेल आती है तो सेल्स का ऑर्डर बुक कर लो, और उसके अगेंस्ट अगर हमारे स्टॉक में अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है तो उसको ईयर मार्क कर लो। आप कह रहे हो कि नहीं समझ आया, मैं बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो, मेरा एक कस्टमर है, बड़ा कस्टमर है, और उसके वहां पर क्या था, मटेरियल तैयार है, मटेरियल तैयार है, बिल्कुल राजेंद्र शुक्ला जी, ओ टू सी, ऑर्डर टू कैश। मेरा एक कस्टमर है, उसके पास काफी सारा स्टॉक पड़ा हुआ था। तो वो स्टॉक पड़ा है,
प्रोडक्शन होती है, माल बनता है, ऑर्डर के अगेंस्ट पे बनता है, और कुछ वो एक्स्ट्रा भी बना के चलते हैं। तो अब क्या हुआ कि उनको चेन्नई से एक ऑर्डर आ गया कि आपने 8 टन मटेरियल हमें सप्लाई करना है। तो स्टॉक में देखा 8 टन पड़ा हुआ है, हमने कहा ठीक है जी, हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, राइट। अब क्या हुआ, टोटल 9 टन पड़ा हुआ था, 8 टन उसने मांग लिया। अब क्या हुआ, चेन्नई के बाद नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो मुंबई से आ गया। मुंबई वाले कहते हैं कि 5 टन हमें चाहिए। अब हमने देखा पड़ा हुआ है 9 टन पड़ा हुआ है। अब 8 टन की कमिटमेंट उसको भी कर दी है, 5 टन की कमिटमेंट उसको भी कर दी है। अब पहले वाले ने जो कमिटमेंट की है उसने भी स्टॉक देखकर की है, दूसरे बंदे ने कमिटमेंट की है उसने भी स्टॉक देखकर की है। अब हुआ क्या कि चेन्नई वाले को जो माल सप्लाई करना था उससे पहले मुंबई वाले को माल सप्लाई हो गया। अब 9 टन में से 5 टन निकल गया, तो बाकी कितना बचा, 4। उसको चेन्नई वाले को सप्लाई जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। रिलेशनशिप खराब हो गई, खराब हो गई रिलेशनशिप। कहते यार आपने कहा था कि माल पड़ा हुआ आपके बिहाफ के ऊपर, हमने वो पकड़ लिया, आपकी इतनी बढ़िया कंपनी, इतना सब कुछ है, तो आप हमें टाइम पर माल नहीं सप्लाई कर पाए, जबकि मैंने कंफर्म किया था आपको। चेन्नई वाला कहता है ऐसा इसलिए था क्योंकि कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेशन नहीं थी, उसके अंदर एक्यूरेट स्टॉक मेंटेन नहीं हो रहे थे। जैसे ही ऑर्डर आया तो उसके अंदर जितना मटेरियल था उसको ईयर मार्क नहीं किया गया था उसके अंदर। अगर ईयर मार्क कर दिया होता तो मुंबई वाले का जब ऑर्डर आया था तो वो देख लेता कि भाई माल तो 9 टन पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अगेंस्ट में 8 टन ऑलरेडी चेन्नई के लिए ईयर मार्क है, सिर्फ 1 टन मेरे लिए अवेलेबल है। तो वो क्या बोलता मुंबई वाले को कि सर ऐसा है, 1 टन हमारे पास अवेलेबल है, आप मुझे ऑर्डर दे दो, इसके हिसाब से हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग हो जाएगी, इतने दिनों में ये माल तैयार हो जाएगा और आपको सप्लाई कर देंगे, दोनों ही खुश, रिलेशन भी अच्छी हो जाती। लेकिन ऑटोमेशन यानी कि ऑर्डर सिस्टम अपनी किताबों में बुक ना करने की वजह से हम बहुत परेशानियों से डील कर रहे हैं। एक तो हमें जो आउटस्टैंडिंग हो चुकी है उसके पैसे नहीं आ रहे, ऊपर से जो कस्टमर नया ऑर्डर दे रहे हैं हम उसको बुक भी नहीं कर पा रहे। उसका रीजन क्या था कि हमारी कंपनी के अंदर एसओ सिस्टम यानी कि सेल्स ऑर्डर सिस्टम अकाउंटेड फॉर नहीं है। डू यू रियली थिंक कि हमारी कंपनी के अंदर अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ऑर्डर सिस्टम, बुकिंग करने का सिस्टम होना चाहिए? अगर यस तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, अगर नो तो प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स, और व्हाट एवर इज कमिंग इन योर माइंड प्लीज टाइप दैट इन द चैट बॉक्स कि अभी आपकी फीलिंग, एक्सप्रेशन किस बारे में चल रही है, क्या चल रही है, कैसे कैसे कर रही है। तो कृष्ण महेश्वरी जी कह रहे हैं कि ईयर मार्क कैसे करें स्टॉक को? सर एक्यूरेट स्टॉक सिस्टम, यानी कि आप जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप टैली यूज कर रहे हैं, और टैली के अंदर एसओ सिस्टम होता है, तो आप एसओ सिस्टम को एप्लीकेबल कर दो। उसके लिए जेएसए ऑनलाइन है ना, जेएसए ऑनलाइन के अंदर जाकर आप एक क्वेरी रेज करो, मेरी टीम हेल्प करेगी। तो अदरवाइज आप तो पता कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर वाले से पता कर सकते हो, दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन योर सिस्टम। कर दिया आपने, ईयर मार्क कर दिया। तो ऑर्डर टू कैश यानी कि एसओ आया, एसओ के अगेंस्ट पे हमने मटेरियल को आइडेंटिफाई किया, फिर वहां से डिस्पैच किया, चलान बना, उसके साथ में ही हमारा क्या बन गया, इनवॉइस भी बन गया। अब आजकल इंडिया में जीएसटी लगा हुआ है, तो कंसेप्ट किस चीज का है, ई वे बिल का, तो ई वे बिल भी बना दिया। अब मटेरियल चला गया, मटेरियल चलने के बाद ऑटोमेटिकली उसके लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हो चुकी है, और अब जब उससे कलेक्शन आएगी बैंक के थ्रू, आरटीजीएस आएगी, तो माल भेजा है हमने 100 रुपए का, पेमेंट आ गई हमारे पास 100 रुपए की, बैलेंस हो गया 0। तो दैट वे ऑर्डर टू कैश का सिस्टम हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर चल रहा था, चल रहा है, चलेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने आपसे शेयर की। तो आगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आगे मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि डेटर एजिंग, डेटर एजिंग, ये देखो हमारे अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम में क्या था कि कस्टमर का डाटाबेस हमने बना लिया, अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, ऑर्डर टू कैश। और अब है डेटर एजिंग रिपोर्ट। डेटर एजिंग रिपोर्ट ऑटोमेटिकली एक ऐसी रिपोर्ट निकलती है आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जब आपने सेल किया उसका एक इनवॉइस नंबर है, कलेक्शन आई तो अगेंस्ट रेफरेंस आई है, अब आउटस्टैंडिंग उससे कितने लेने हैं, 2,10,187 रुपए, किस बिल के अगेंस्ट में लेने हैं ये भी आ रहा है। तो बिल बाय बिल ओवरड्यू रिटेल हमारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में निकल रही होनी चाहिए।
तो हम किसको फॉलो अप करेंगे? जैसे ही एजिंग रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे, देखो अब आपको नहीं चाहिए ना कोई भी आपको ऑटोमेटेड कलेक्शन सिस्टम अलग से एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपकी डेटर एजिंग रिपोर्ट आपके सॉफ्टवेयर से ही निकल सकती है, बिल बाय बिल, पार्टी बाय पार्टी, तो हम क्यों उन रिपोर्टों को एक्सपोर्ट करेंगे? अपने कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को हम क्या बोलने वाले हैं? यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे व्यू पासवर्ड के साथ में कि भाई आप डेटर एजिंग रिपोर्ट के हिसाब से कलेक्शन करो ना, और उस पर्सन के ऊपर जो भी कोई बातचीत होती है तो उसके लिए आप एक फॉलोअप शीट बना लो, जिसको हम करेक्शन इंजन बोलते हैं। फॉलोअप शीट बना लो, वहां पर उससे क्या बातचीत हुई, क्या चीजें चल रही है, वो नोट डाउन करते जाओ। अदरवाइज डाटा सारा का सारा आपका मेंटेन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हो रहा था ताकि आप क्या निकाल पाए? डेटर एजिंग रिपोर्ट निकाल पाए। तो इफ यू थिंक डेटर एजिंग रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, देन प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स। Please type I in the chat box if you feel that debtor aging report is important. अपने ब्रेन को सिग्नल दे दो इंपॉर्टेंट का। आपका दिमाग ना इंपॉर्टेंट काम ही करता है, अनइम्पोर्टेंट काम तो करता ही नहीं है। तो क्या आपकी कंपनी के अंदर डेटर एजिंग रिपोर्ट निकलती है? डेटर एजिंग रिपोर्ट क्या होती है? डेटर एजिंग रिपोर्ट वो होती है जहां से मुझे किस कस्टमर से किस बिल का पैसा जो लेना है, उसकी एज कितनी है, उसकी उम्र कितनी है। अगर आपकी पेमेंट टर्म 30 डेज की है और आज आपने रिपोर्ट जनरेट की और वहां पर आ रहा है 31 डे, इसका मतलब है एक दिन ओवर ड्यू हो गई उसके साथ में, एक दिन ओवर ड्यू हो गई वो वाला एस्पेक्ट। तो ये डेटर एजिंग रिपोर्ट तो निकलनी ही चाहिए। और डेटर एजिंग रिपोर्ट मान लीजिए आप टैली सैप और एकलबान कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो आजकल ना टैली वालों के लिए एक बीज एक्सपर्ट के नाम का एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, मोबाइल ऐप है, तो अपने मोबाइल के अंदर वो ऐप डल जाती है। तो आप उसके अंदर जैसे क्लिक करते हो तो आपकी डेटर एजिंग रिपोर्ट उसके अंदर भी दी जाती है। तो आप कभी भी मतलब कहीं भी हो, आप जस्ट मोबाइल ऐप के ऊपर देखेंगे और आपको पता लग जाएगा कि मेरा किस कस्टमर से कितना पैसा रिसीव होना है। कम से कम पैसे रिसीवेबल की डिटेल तो हम वहां पर देख ही सकते हैं। यस, डेटर एजिंग रिपोर्ट ऑटोमेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। तो अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम को जब हम पूरा पैक कर रहे हैं तो हमें हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके साथ में अगला पॉइंट क्या है? इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तक देखो हमने बात की कस्टमर मास्टर फाइल की, हमने बात की ऑटोमेशन इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जिसके अंदर ऑर्डर टू कैश है, और हमने बात की डेटर एजिंग रिपोर्ट की। अब इसके साथ में आप कनेक्ट किस चीज को कर रहे हो? इसके साथ में कनेक्ट कर रहे हो कलेक्शन इंजन को। यस, देखो कलेक्शन इंजन के ऊपर मेरी 2 वीडियोस ऑलरेडी हैं 5 AM मास्टर क्लास की। आप जेएससी ऑनलाइन पे जैसे ही जाएंगे वहां पर कलेक्शन इंजन किस तरीके से काम करता है और कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को कैसे काम करना है वो मैंने सारा ऑलरेडी इसके अंदर दिया हुआ है, तो आप उसको रेफर कर लेना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। देखो जैसे ही आप गूगल पे जाते हैं, जेएससी ऑनलाइन ओपन करेंगे, जेएससी ऑनलाइन ओपन करने के बाद आपने ओपन जेएससी ऑनलाइन पे क्लिक किया और फिर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपने क्लिक कर दिया। यहाँ पे रजिस्टर्ड आईडी से क्लिक करने के बाद ये देखो जेएससी ऑनलाइन का पोर्टल खड़ा हो गया, आ गया आपके सामने। हम बात कर रहे हैं कलेक्शन की। अब इसको 2 जगह से आप देख सकते हो। एक तो मैंने 5 AM जो मास्टर क्लास है, तो 5 AM मास्टर क्लास के अंदर 2 ऐसी क्लासेस है जिसके अंदर हमने कलेक्शन को कवर किया था। तो उसके लिए क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड पे आप देखो कि सारे के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो 2 जनवरी 2021 को मैंने बात की थी कलेक्शन इंजन की, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा डिफाइन किया कि कैसे आपकी कंपनी में कलेक्शन इंजन काम करेगा अकाउंट रिसीवेबल से पैसा लेने के लिए। और फिर हमने 9 जनवरी 2021 लाइव ट्रेनिंग टू कलेक्शन कोऑर्डिनेटर किया था। आपने भी इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो अगर नहीं कर पाए किसी कारण वजह से तो आप यहाँ पर इन दोनों को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको बता दिया है। ओके, तो बाकी आप देखेंगे इंडेक्स के अंदर भी कलेक्शन वाला एस्पेक्ट इतना इंपॉर्टेंट था, तो मैं इंडेक्स में उसको थोड़ा ऊपर लेकर आ गया हूँ यहाँ पर। तो इंडेक्स में आप देखेंगे ये रहा टॉपिक नंबर यहाँ लिखा हुआ है 163 कलेक्शन, कलेक्शन सिस्टम, हाउ कलेक्शन इंजन वर्क। इसका वीडियो भी है, फॉर्मेट भी है। और कलेक्शन ट्रेनिंग ऑफ कलेक्शन इंजन टू कलेक्शन कोऑर्डिनेटर, लाइव ट्रेनिंग टू कलेक्शन कोऑर्डिनेटर, इसका पूरा का पूरा वीडियो मैंने इंडेक्स में भी दे दिया है।
इंडेक्स में भी दे दिया है, सो दैट कि जब आप जीएसए ऑनलाइन को यूज कर रहे हो तो इधर बड़ा क्लियरली इजीली कनेक्ट आप कर सको, उस वीडियो को फॉर्मेट को डाउनलोड कर सको, वर्केबिलिटी आपकी ताकि उस तरीके से आ सके। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या था पूरा का पूरा, कलेक्शन इंजन था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम सीधा कलेक्शन इंजन के बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपसे मैं शेयर करता हूं, आपको रिफ्रेश कराता हूं, आपको बताता हूं। आप जरा एकदम आ जाओ सामने, जरा आप अपने न्यूरो पैटर्न के अंदर उसकी एक परत में और चढ़ाने वाला हूं कैश रिच बिजनेस के लिए, कि आज का सेशन क्यों है। आज का सेशन इसलिए है ताकि आप कैश रिच बिजनेस एंड लाइफ रन करो। अब जो लोग इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, या वो सभी पार्टिसिपेंट जो पहले भी अटेंड कर चुके हैं, तो उनको मैं कंसिस्टेंटली उनके पैटर्न में लेके आ जाता हूं कि ये हुआ क्या, ये कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर आया। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करने के बाद लाइफ आपको मैंने बताया कि स्मूथ चल रही थी। मैंने रिच डैड पुअर डैड, मनी मास्टर द गेम, सीक्रेट ऑफ ब्रिलियंट माइंड, जब इसके रियल एस्पेक्ट को ना केवल स्टडी किया और रियल लाइफ बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तो वहां से चीजें ओपन अप होके आई। तो ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट क्या थी मेरी लाइफ के अंदर, जब धूम करके धमाका हुआ। धमाका तब हुआ कि जब मेरा एक अपना क्लाइंट सुसाइड करने वाला था, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट की वजह से। पूरा का पूरा जबरदस्त प्रेशर छाया उसकी लाइफ के अंदर। तो मैंने क्या किया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट किया उसकी जिंदगी में, उसके बिजनेस में, उसकी लाइफ के अंदर। तो दो एग्जांपल के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि क्या हुआ। देखो, कॉलेज दिनों के अंदर आपको याद है, मस्ती भरी लाइफ के अंदर जब हमारे फादर ने पैसे दिए बिजली का बिल भरने के लिए, और हमने कर ली पार्टी दोस्तों के साथ में, क्योंकि उस समय वो प्रायोरिटी थी। हो गया फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन। तो उसके बाद क्या क्या हुआ, फादर साहब ने अच्छी झाड़ लगाई। आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बैंक ओवरड्राफ्ट से मशीन खरीद लेते हैं। तो क्या होता है, पैसे बचते ही नहीं है बिजनेस के अंदर। रॉबर्ट कियोसाकी किम को क्या इस बात के लिए डांट रहा है कि तुमने कार अपनी एक्टिव इनकम से क्यों खरीद ली, पैसिव इनकम से खरीदनी थी। मुझे इस बात में परेशानी नहीं है कि तुम लग्जरी कार खरीद रही हो, मुझे इस बात से परेशानी है कि कौन से अकाउंट से खरीद रही हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस तरह से जब मैंने उस क्लाइंट के साथ में काम करना शुरू किया, तो आज ना वो कैश रिच बिजनेस रन कर रहा है। कैसे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के द्वारा। उस दिन मैंने अपना मिशन बना लिया था अपनी लाइफ का कि I have a mission to educate and empower 1 million people by 2021 so that you experience financial freedom with financial control in your company and life। जिसके अंदर आज मैंने बात की अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम की, क्योंकि कैश फ्लो मास्टरी ना मेरा पैशन है। लाइक आई लिव विद इट। तो इसको मैंने एक बुक में भी लिखा है, फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल, एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल फॉर सच अ अमेजिंग नंबर ऑफ कॉपीज आपके घरों में है, आपके ऑफिस के अंदर है। कुछ लोगों ने तो फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल की बुक को अपने ऑफिस में और घर दोनों जगह रखा है। वो कहते हैं इस किताब को देखते सारी ना और तुम्हारी फोटो देखते सारी हमें याद आ जाता है कि ये कैश फ्लो और कैश रिच कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। इस बुक के अंदर ना एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से स्टोरी टेलिंग के हिसाब से मैंने पूरा का पूरा एस्पेक्ट कवर किया कि कैसे हम प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू बजटरी कंट्रोल, थ्रू फाइनेंशियल समरी एनालिसिस, थ्रू कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक, थ्रू कैश फ्लो मॉडल एंड ऑटोमेशन इन द अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो बिजनेस ओनर से मुलाकातें मेरी बहुत होती हैं। लाइक इनकी टर्नओवर 1 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक की रेंज कर रही हैं। 879 लोगों के साथ में तो मैं पर्सनली काम कर चुका हूं। 15,000 से ज्यादा लोग मेरी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैं मिशन पर हूं ना। क्योंकि पहले मैं सिर्फ टैक्सेशन की प्रैक्टिस के लिमिटेड एरिया में फोकस कर रहा था, लेकिन अब मेरा पूरा का पूरा फोकस आपकी लाइफ को कैश रिच करना है, आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। और कैश रिच बिजनेस और लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा होता है, दिस इज द काइंड ऑफ वैल्यूएशन बेस्ड कंपनी यू आर हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर सेल्स है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। लाइक पीपल आर वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर क्रिएटिंग
network, vision, growth across the globe, and living a peaceful life with your family, with your kids, with your wife, with your parents in such a beautiful and peaceful environment. That is the very purpose for which हम ना ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। और फ्लड आ चुका है आपकी बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट कैश फ्लो का, और आप स्विम कर रहे हो उस फ्लड ऑफ कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। देखो क्या है, बिजनेस ओनर ज्यादातर नहीं जानते मेरा एक्यूरेट मंथली प्रॉफिट है कितना। अच्छा, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट है उनकी लाइफ में, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर है फाइनेंस का, लास्ट मिनट कंप्लायंसेस से डील कर रहे हैं, और चेक्स एंड कंट्रोल तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है ही नहीं। जैसे मैंने बात किया कि अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है ही नहीं। अब कैश फ्लो के ट्रैप में फंस गए ना। चाहिए क्या था? चाहिए था कैश फ्लो का डैशबोर्ड, जहां पर एक सिंगल शीट पे नजर आए कि मेरी लिक्विडिटी क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, और ये जीपी, एनपी, आरओए और डेब्ट इक्विटी की रेशियो मेरी चल क्या रही है, जस्ट लाइक अ डैशबोर्ड इन योर कार। तो एज ए कोच मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सचिन तेंदुलकर हो, आपके बैट को हल्का सा सीधा करके बताना कि यहां से निकलता है चौका छक्का, क्योंकि टैलेंटेड सुपर डुपर मास्टर तो आप ऑलरेडी हो ही। तो मिलेनियर एंड बिलेनियर का फ्रेमवर्क वर्क कैसे करता है, याद कर लो। आप प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हो, वैल्यू बेस्ड, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो। बिजनेस मॉडल इतना अमेजिंग है आपका, इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है कि जो कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट करने की पॉसिबिलिटी रखता है। अपने बिजनेस मॉडल को मुझसे वेरीफाई जरूर करवा लेना 1-to-1 के अंदर। अच्छा, तो अब आप क्या कर रहे हो, कैश फ्लो मॉडल फॉलो करते हो अपनी लाइफ के अंदर, क्या जो आपके डैशबोर्ड के अंदर नजर आता है। अच्छा, तो आपने क्या क्रिएट किया, आप क्रिएट कर रहे हो कैश रिजर्व, जो कि परसेंटेज ऑफ कलेक्शन है। तो जब कैश रिजर्व क्रिएट हुआ बिजनेस के अंदर भी और पर्सनल लाइफ के अंदर भी, अब जो पर्सनल लाइफ के अंदर पैसे आ गए उसको कैसे मैनेज करना है, 6 जार टेक्नोलॉजी से, ताकि आपकी नेटवर्थ क्रिएट हो। भाई आपकी पर्सनल लाइफ में जो पैसे आ गए उसका 10% जा रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में, 10% प्ले में, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग और स्पेंडिंग में, 10% एजुकेशन में, 5% गिव में, और 10% 55% नेसेसिटी अकाउंट के अंदर। तो ये है फ्रेमवर्क ऑफ मिलेनियर एंड बिलेनियर, जिससे उनकी बिजनेस और लाइफ दोनों की दोनों रॉकेट की स्पीड के साथ में ग्रो कर रही हैं। तो मैंने जेएसए ऑनलाइन क्यों बनाया, जेएसए ऑनलाइन इसलिए बनाया ताकि आप कैश फ्लो मास्टरी कर सकें अपनी लाइफ के अंदर। अच्छा, ये 5 AM के सारे टॉपिक ना अवेलेबल रहते हैं हमारे जेएसए ऑनलाइन के अंदर। आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं, 1-to-1 करना चाहते हैं, आज के सेशन में भी कोई सवाल आपके रह गए तो आप चैट बॉक्स में लिख दो 1-to-1। तो उपासना आपके साथ में क्या करेगी, एक जूम कॉल शेड्यूल करेगी। जूम कॉल शेड्यूल करके मैं आपके साथ 25 मिनट आपके उस क्वेश्चन को आंसर करूंगा जो आपके माइंड में अभी भी कोई अटक गया है। तो दैट वे मेरे से कनेक्ट करने का बड़ा सिंपल तरीका है, उपासना को कॉन्टेक्ट करना है। अभी राइट नाउ आप 1-to-1 इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। जो जेएससी ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं वो तो आस्क योर क्वेश्चन कर ही लेते हैं, दे नो एवरीथिंग। अब मुझे बताओ, डू यू हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज thank you very much. Thank you so much for participating in today's session on account receivable system. And my invitation to you is that keep implementing this amazing system in your life. आज मैं आपको 15 मिनट पहले फ्री कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ना ले आया अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम की साइंस के ऊपर, जिसके अंदर कलेक्शन इंजन ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ था। जब मैं उसको साथ में जोड़ देता हूं तो ये पूरा 90 मिनट का बन जाता है। लेकिन मैंने आज आपसे एक्सक्लूसिवली अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम की बात की और कलेक्शन अपने आप में एक एरिया था, इसलिए मैंने उसके ऊपर 2 वीडियो कवर कर दी हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज 5 AM लाइव वर्कशॉप, एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू have all of you in my life. Thank you very much everyone. Thank you.